ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री भगवद्भ्यो नमः। मित्रों, आप सभी से निवेदन किया जाता है कि इस कक्षा को पढ़ने से पूर्व अभी तक संस्कृत भाषा शिक्षणम की सभी 73 कक्षाओं को पढ़ने के अनंतर ही पढ़ें, तभी यह कक्षा आपको ठीक से समझ में आएगी। मित्राणि, अद्य वयं संस्कृत भाषा शिक्षणस्य 74तमं पाठं पठिष्यामः। अपि च प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुद्याः 39तमस्य अभ्यासस्य प्रथमं खण्डं पठिष्यामः। इतोपि गतपाठे मया यत् कार्यं प्रदत्तं तस्य परिशीलनम अपि कारयिष्यामि। समीचीनम। आइए अब हम सर्वप्रथम आपके कार्य का मिलान करा देते हैं। हमने आपको 20 वाक्य बनाने के लिए दिए थे, उसमें जो क विभाग के वाक्य हैं उनका मिलान कीजिएगा। अब ये ख विभाग के वाक्यों का मिलान कीजिएगा। अब ग विभाग के वाक्यों का मिलान कीजिएगा। इसके अनंतर आपको इसी ग विभाग के वाक्यों को प्लूरल में, बहुवचन में परिवर्तित करने के लिए दिया था, उसका भी मिलान कीजिएगा। इसके अनंतर आपको कुछ धातुओं के तुमुन प्रत्ययांत रूप लिखने के लिए दिए थे, उनका भी मिलान कीजिएगा। अंतिम कार्य था संधि, संधियों का मिलान कीजिएगा। आगच्छन्तु। अब हम 29वें अभ्यास को पढ़ते हैं। शब्दकोश देखते जाइएगा। क विभागः पाचकः रसोइया, सूपः दाल, शाकः साग, रोटिका रोटी, शर्करा शक्कर चीनी, लप्सिका हलवा मधुरम मधुरम, भक्तम भात, पायसम खीर खीर, आनंद आ गया। मिष्टान्नम मीन्स मिठाई। ये ध्यान रखना है आपको। अधिकतर लोग क्या बोलते हैं? ठ बोलते हैं, मिष्ठान्नम नहीं, मिष्टान्नम ट है, ट। आपको लिखने में गलती नहीं करनी, हमेशा मिष्टान्नम ट लिखना है संस्कृत में। आगे देखिएगा। पक्वान्नम पकवान, नवनीतम मक्खन, घृतम घी, लवणम नमक, वासरः दिन। अब आइएगा आगे घ विभाग। शतम 100 100, सहस्रम 1000 1000, लक्षम लाख लाख, कोटि करोड़, अधिकम अधिक, न्यूनम कम। इसमें
पाचक से लेकर के शाक तक सभी के रूप राम के समान चलेंगे। रोटिका से लेकर के लप्सिका तक रमा के समान चलेंगे। और भक्तम से लेकर के लवणम के गृहम के समान चलेंगे। और फिर वासरह के राम के समान चलेंगे। आगे शतम आदि शब्द हैं, इनके रूप ये अपने आप अकेले अकेले हैं, हम इनको बताएंगे कैसे चलेंगे आगे। राइट, अब व्याकरण भाग देखिएगा। व्याकरण में आज जो हमको पढ़ना है वो क्या है? त्रि, चतुर, क्त्वा, ल्यप, उत्त, संधि आदि। त्रि और चतुर शब्द के तीनों लिंगों के रूप स्मरण करो। हमने त्रि माने 3 और चतुर माने 4, ये पहले ही याद कर लिया है। आज हम इसके रूपों को भी याद कर लेते हैं। तीनों लिंगों में 1 और 2 के कर लिए, अब 3 और 4 के कर लेते हैं। देखिएगा, त्रिशब्दः पुल्लिंगः, त्रयः त्रीन् त्रिभिः त्रिभ्यः त्रिभ्यः त्रयाणां त्रिषु। नपुंसकलिंग त्रीणि त्रीणि त्रिभिः त्रिभ्यः त्रिभ्यः त्रयाणां त्रिषु। केवल प्रथमा द्वितीय में चेंज होता है और पुल्लिंग के समान है, यह ध्यान रखना है आपको। तो याद आपको 1 का कर लिया, छुट्टी 2 के हो गए। और स्त्रीलिंग तिस्रः तिस्रः तिस्रिभिः तिस्रिभ्यः तिस्रिभ्यः तिस्रीणां तिस्रीषु, ये स्त्रीलिंग के हैं। अब चतुर शब्द के देखिएगा। पुल्लिंग चत्वारः चतुरः चतुर्भिः चतुर्भ्यः चतुर्भ्यः चतुर्णां चतुर्षु। राइट, नपुंसकलिंग में देखिएगा, चत्वारि चत्वारि चतुर्भिः चतुर्भ्यः चतुर्भ्यः चतुर्णां चतुर्षु। तो यहां पर भी प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति में चेंज हो रहा है। अब देखिएगा स्त्रीलिंग, चतस्रः चतस्रः चतस्रिभिः चतस्रिभ्यः चतस्रिभ्यः चतस्रीणां चतस्रीषु। अब आपको इनमें ध्यान रखना है, 3 का अर्थ होता है 3, इसलिए हमेशा ये बहुवचन में ही चलेगा, एक वचन द्विवचन में इनके रूप नहीं चलेंगे। इसी प्रकार से 4 माने 4 होते हैं, तो इसका एक वचन द्विवचन नहीं होगा, क्या होगा? प्लूरल, बहुवचन में ही इनके रूप चलाए गए हैं और चलेंगे, एक वचन द्विवचन में नहीं चलेंगे, ये ध्यान रखना है आपको। अब आपको क्री धातु नंबर 2 देखिएगा। क्री ग्रह और ज्या धातु के विधिलिंग और लिट के रूप स्मरण करने हैं। हमने पहले लट लोट लंग के रूप स्मरण कर लिए थे, अब हम विधिलिंग और लिट के भी करते हैं। देखिएगा, क्री धातु विधिलिंग लकारः, क्रीणीयात् क्रीणीयातां क्रीणीयुः क्रीणीयाः क्रीणीयातं क्रीणीयात क्रीणीयां क्रीणीयाव क्रीणीयाम। लिट् लकारः क्रेष्यति क्रेष्यतः क्रेष्यन्ति क्रेष्यसि क्रेष्यथः क्रेष्यथ क्रेष्यामि क्रेष्यावः क्रेष्यामः। अब आइएगा ग्रह धातु विधिलिंग लकारः, गृह्णीयात्
गृहिणीयाताम, गृहिणीयुः, गृहिणीयाः, गृहिणीयातम, गृहिणीयात, गृहिणीयाम, गृहिणीयाव, गृहिणीयाम। लृट् लकारः ग्रहीष्यति, ग्रहीष्यतः, ग्रहीष्यन्ति, ग्रहीष्यसि, ग्रहीष्यथः, ग्रहीष्यथ, ग्रहीष्यामि, ग्रहीष्यावः, ग्रहीष्यामः। समीचीनम्। ज्ञ धातुः विधिलिंग लकारः जानीयात्, जानीयाताम्, जानीयुः, जानीयाः, जानीयातम्, जानीयात, जानीयाम, जानीयाव, जानीयाम। लृट् लकारः ज्ञास्यति, ज्ञास्यतः, ज्ञास्यन्ति, ज्ञास्यसि, ज्ञास्यथः, ज्ञास्यथ, ज्ञास्यामि, ज्ञास्यावः, ज्ञास्यामः। समीचीनम। तीनों धातुओं को चला के बता दी मैंने, राइट। अब आगे देखिएगा नंबर 3, 20 आदि के लिए संस्कृत में ये शब्द होते हैं। 20, 30, 40 आदि के लिए केवल जो दहाई की संख्या का अंक बता रहे हैं। तो कहते हैं विंशतिः, 20, 20 कहना है तो विंशतिः। 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90 और 100 के लिए बताई दिया आपको शब्दकोश में। अब नंबर 4 देखिएगा। 7 दिन ये हैं, जो 7 दिन होते हैं ना, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, एक्सेट्रा, उनको बता रहे हैं। रविवारः माने रविवार, सोमवारः सोमवार, मंगलवारः मंगलवार, बुधवारः बुधवार, बृहस्पतिवारः बृहस्पतिवार गुरुवार, शुक्रवारः शुक्रवार, शनिवारः शनिवार। आइएगा अब हम नियम पढ़ते हैं। ये नियम आपको ध्यान से समझना है, मैं अभी लिख करके समझाऊंगा, पहले पढ़िएगा। नियम 72, ससजुषो रुहु, ये अष्टाध्यायी का सूत्र है, आचार्य पाणिनि महाराज के द्वारा लिखा हुआ। क्या है? ससजुषो रुहु। हिंदी में अर्थ देखिएगा। शब्द के अंतिम स को रु अर्थात र हो जाता है। सूचना, अब ये सूचित कर रहे हैं कि ये क्या है, तो कह रहे हैं प्रथमा के एक वचन में इसी र का विसर्ग दिखाई देता है। जो प्रथमा में हम एक वचन में जो विसर्ग देखते हैं, रामः, हरिः, ग्रामः, पंडितः, तो ये विसर्ग किसका? ये इसी र का है। अभी बताएंगे। संधि में यह र आ के अतिरिक्त अन्य स्वर के बाद रहेगा। राइट। ये कह रहे हैं कि हम जब संधि करेंगे दो शब्दों की, संहिता में करेंगे, संधि संहिता में होती है, तो कह रहे हैं कि यदि ह्रस्व आकार और दीर्घ आकार है, के अतिरिक्त अन्य कोई भी वर्ण है, ई है, ऊ है, या री है, ली है, ए है, ओ, तो ये र रहेगा, हटेगा नहीं, विसर्ग नहीं होगा। राइट। देखिएगा, अब मैं आपको समझाता हूं।
ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जो शब्द के अंत में जो स होता है, तो वास्तव में जब हम व्याकरण की दृष्टि से शब्द की सिद्धि करते हैं तो क्या होता है? राम। और जब प्रथमा व्यक्ति एक वचन में हम इसको बनाते हैं तो एक प्रत्यय आता है सु, इसका ये हट जाता है, राइट? क्या बचा इसका? स। तो यही कह रहे हैं कि जो शब्द के अंत में, अब ये क्या बनेगा शब्द हमारा? रामस। परंतु ऐसा हमको प्रयोग नहीं करना, तो कह रहे हैं कि इस स को क्या हो जाता है? संधि में क्या हो जाता है? र। क्या हो जाता है? र। यदि संधि नहीं करेंगे तो ये जो र होता है ये क्या दिखता है हमको? ऐसा, ये विसर्ग दिखता है। राम क्या है? ये कह रहे हैं हा, ये ऐसा है, और ये हम संधि करेंगे हरि, हरि ही अवदत्, राइट? अब हमको देखना है कि ये जो विसर्ग हुआ है ये वास्तव में क्या था? ऐसा र था। ये मैंने अभी बतला दिया था आपको, र था। तो ये कह रहे हैं, हमने ये भी बताया कि यदि ह्रस्व आकार और दीर्घ आकार को छोड़ करके किसी अन्य स्वर से उत्तर होगा तो ये र ही रहता है, विसर्ग आदि नहीं होता है। अब देखिएगा यहां पर किससे उत्तर है? ये र, ई से उत्तर। हरि में ई है तो ऐसा है, तो इसलिए ये विसर्ग नहीं होगा। जब संधि करेंगे तो वास्तव में ये विसर्ग हट जाएगा, क्या होगा? र रह जाएगा। तो फिर अब हम इसको संधि कर देंगे पूरी मिलाकर के, तो क्या होगा? राइट? तो यहां पर इस प्रकार से रहेगा। इसी प्रकार से आप आगे और उदाहरणों को देखिएगा, स्पष्ट हो जाएगा आपको। गुरुः प्लस अस्ति, तो यहां क्या होगा? ये विसर्ग में इसलिए दिखा रहा हूं, ये अलग शब्द में जब गुरु बोलते हैं, परंतु अब संधि कर रहे हैं तो ये वास्तव में विसर्ग, मैंने आपको पहले ही बताया अभी कि ये वास्तव में क्या है? र। ये स को र हुआ है, र से पहले भी क्या था? ये स। अब ये र कहां पर विसर्ग होता है, कहां नहीं होता, उसके लिए सूत्र है कि भाई ह्रस्व आकार और दीर्घ आकार को छोड़ करके हर जगह ये रेफ ही रहता है, विसर्ग नहीं होता है। तो यहां पर भी इसका क्या बनेगा? अब गुरु रस्ती, राइट? और आगे उदाहरण देखिएगा, वधू प्लस एषा वधूरेषा, गुरोः प्लस भाषणम गुरोर्भाषणम। ये क्या बनेगा आपका? गुरोर्भाषणम। अब नियम आगे देखिएगा, इसी संधि से संबंधित एक नियम और है, नियम 73, अतो रो रप्लुता दप्लुते। ये सूत्र है, इसका हिंदी का अर्थ देखिएगा। आह को ओ हो जाता है बाद में ह्रस्व अ हो तो, अर्थात आह प्लस आ बराबर क्या हो जाएगा? ओ, ऐसा हो जाता है। पीछे लगा देता, अभी हम समझाएंगे आपको। जैसे अब आपको अभी इतना ही देखना है जी कि कहीं पर जैसे ये उदाहरण के लिए दिखाया है, राम ये है, तो ये क्या है? विसर्ग। और ये किससे होता है? ह्रस्व आकार से उत्तर होना चाहिए, दीर्घ से उत्तर नहीं होना चाहिए, ह्रस्व से। और बाद में ह्रस्व आकार होना चाहिए, बाद में भी ह्रस्व आकार होना चाहिए विसर्ग के। जैसे हम मान लेते हैं यहां पर क्या है? ये अपी। तो क्या होगा? ये विसर्ग को क्या हो जाता है? ये जो असहित विसर्ग है उसको क्या हो जाएगा? ओ। क्या हो जाएगा? ओ।
और ये आ हट जाएगा, ये आ हट जाएगा, और इस आ हटाए इसको दिखाने के लिए ऐसे लगा देते हैं हम, एक इसको बोलते हैं अवग्रह, राइट। अब हम यह इसको संधि करेंगे तो क्या बनेगा, रामोपी। ये मैंने अपनी तरफ से आपको उदाहरण देकर के समझाया है कि ये सूत्र ये कह रहा है, बस आपको इतना ही समझना है। हम और गहराई में बाद में जाएंगे, ये व्याकरण की कक्षा में आपको गहराई में ले जाएंगे। तो इतना आपने समझ लिया कि ह्रस्व आकार से उत्तर जो विसर्ग होता है और आगे ह्रस्व आकार आ रहा है, तो उस विसर्ग सहित ह्रस्व आकार को क्या हो जाता है, ओ, और आगे वाला अ हट जाता है, और उसको दिखाने के लिए ऐसा अवग्रह लगा देते हैं, राइट। अब आप उदाहरणों में देखिएगा, काह प्लस अपि कोपी बन गया। इसी प्रकार से कह प्लस अस्ति कोस्ति, इस अवग्रह का उच्चारण नहीं होता, ये कोई वर्ण नहीं है, इसलिए इसका उच्चारण नहीं करना, इसका उच्चारण नहीं होता, ये केवल ये दिखाने के लिए बताया लगाया जाता है कि यहां पर इस अ के साथ में संधि हुई है। अब आगे देखिएगा, कह प्लस अयम कोयम, सह प्लस अपठत सो पठत, राइट। अब आगे आइएगा नियम 74। ये दो संधि के नियम आपको अच्छी प्रकार से समझने हैं, ये बार बार संधियां आती है साहित्य में, ये ध्यान रखना है आपको। अब नियम 74, एक नया प्रत्यय हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, कर अर्थ में। किस अर्थ में, कर माने जाकर, पी कर, खा कर, आ कर, सो कर, लेकर, पढ़कर, कर कर कर, कर अर्थ के लिए प्रत्यय, के लिए अर्थ का हमने पढ़ा दिया पीछे, अब कर अर्थ के लिए। तो पढ़िएगा, देखिएगा, कर या कर के एक ही बात होती है। के अर्थ में त्वा प्रत्यय होता है, त्वा का त्वा शेष बचता है। क्या प्रत्यय होता है, त्वा। इसका त्वा बचता है, क्या बचता है, त्वा, का को हटा देते हैं। इसके रूप नहीं चलेंगे, ये क्या होता है, अव्यय, इसलिए इसके रूप नहीं चलते। ये ऐसा का सही रहता है, ये सरल है आपके लिए। जैसे तुम उनके रूप नहीं चलते, वैसे इसके भी रूप नहीं चलते। जैसे पढ़कर पठित्वा, इसी प्रकार क्रि से कृत्वा, ह्री से हृत्वा, लिख से लिखित्वा, गम से गत्वा, हन से हत्वा, नम से नत्वा, दा से दत्वा, ब्रू से उक्त्वा, स्वप से सुप्त्वा, ग्रह से गृहीत्वा, प्रच्छ से पृष्ट्वा, वस से उषित्वा, दृश्य से दृष्ट्वा, पच से पक्त्वा, खाद से खादित्वा, पा से पीत्वा, लब से लब्ध्वा, राइट। ये त्वा प्रत्यांत इन धातुओं के रूप आपको याद करने हैं और अपने अनुवादों में बार बार प्रयोग करना है, संभाषण में प्रयोग करना है। अब इसी त्वा प्रत्यय से संबंधित एक और जानकारी देते हैं, एक नियम और बताते हैं, देखिएगा। नियम 75, यदि कोई उपसर्ग, उपसर्ग जानते हैं आप, उपसर्ग कितने होते हैं, 22, 22, जिसको बोलते हैं प्रफिक्स। तो कहते हैं जैसे प्र, निर, सम, वी आदि, ये उपसर्ग हैं, धातु से पहले हो तो त्वा प्रत्यय के स्थान में लेप होगा। अभी हमने बनाया था दा धातु का त्वा प्रत्यय बना, ये करके ये इसका क्या बना था, दत्वा, ये। अब ये कह रहे हैं
कि यदि ये धातु है, यदि ये उपसर्ग के साथ में प्रयोग होती है, जैसे आंग उपसर्ग ले लिया हमने, आंग का आ बचता है, और ये दा धातु है, और इससे जब क्त्वा प्रत्यय लाएंगे, यदि यहां पर हम क्त्वा प्रत्यय लाते हैं, क्त्वा प्रत्यय लाते हैं, तो कह रहे हैं यहां क्त्वा का जो त्वा होता है इसको क्या हो जाता है, ल्यप। क्या हो गया जी, ल्यप। ल्यप का क्या बचता है, यह बचता है। तो ये क्या रूप बनेगा अब, आदाय, आदाय ये बनेगा। अब त्वा नहीं रहेगा, इसको लेप हो जाएगा यदि उपसर्ग पहले आ जाता है तो। देखिएगा, तो कह रहे धातु से पहले हो तो त्वा के स्थान में लेप माने यह होगा, ये मैंने पढ़ा दिया आपको। अब देखिएगा, आदाय ले करके, विक्रिय बेच करके, आगत्य आकर के, आगम्य, इसके दो बनते हैं, आगत्य और आगम्य, तो दोनों का अर्थ आकर के है। प्रहृत्य प्रहार करके, विहृत्य घूम कर, आनीय ला करके, आहूय बुला करके। राइट, अब ये आपको रूप याद करने हैं। ये कक्षा पूरा मैंने आज पाठ काफी अच्छा पढ़ाया है, पूरा पढ़ा दिया मैंने। ये अभ्यास आधा, मतलब इसका आधा पाठ मैंने पूरा पढ़ा दिया। अब हमारे पास में 1.5 अभ्यास बचा हुआ है, आधा ये बचा हुआ है इसका कार्य, और एक 30वां बस ये पुस्तक समाप्त हो जाएगी। तो आइए आज के इस पढ़े हुए पाठ को अच्छी प्रकार से समझिएगा, फिर हम इसका होमवर्क आपको आगे की कक्षा में देंगे। अस्तु, अत्रैव विरमामः। सर्वेभ्यो नमो नमः।